उससे उनकी हालत देखने के लिए कहते हैं और उसे बताते हैं कि जून ही वह थी जिसने उन पर सबसे पहले हमला किया था। वह उन्हें देखती है और पाती है कि वे वास्तव में जून की तरह ही बुरी स्थिति में हैं। वह शर्मिंदा और घबराई हुई महसूस करने लगती है। अजीब स्थिति के बारे में इसे हल करने की कोशिश करते हुए वह उन्हें बताती है कि यह पर्याप्त है और चीजों को और अधिक जटिल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोनों व्यक्ति जून से अपना बकाया पाने पर जोर देते हैं। वह उनमें से प्रत्येक के लिए बड़ी मात्रा में धन निकालती है और उन्हें बताती है कि यह एक छोटा सा मुआवजा है और उन्हें अब इस मामले को खत्म कर देना चाहिए। पुरुष मुआवजा स्वीकार करते हैं, लड़ना और चिल्लाना बंद करते हैं और वह उन्हें शुभकामनाएं देती है और घर जाते समय सावधान रहने को कहती है। फिर वह जून की ओर मुड़ती है और उसे खींचती है और कहती है कि वह उसे पहले अस्पताल ले जाएगी क्योंकि उसके सिर की चोट की जांच की जरूरत है। जून घबराकर उससे पूछती है कि क्या वे पहले एक दूसरे को जानते थे और जानना चाहती है कि वह कौन है। उसकी अभिव्यक्ति सदमे को दर्शाती है और जून को अत्यधिक चिंता और अपराध बोध महसूस होता है जो उसके नियंत्रण से परे है। वह सचिव यांग को बुलाती है और उसे तुरंत उनके पास आने के लिए कहती है। जून सोचता है कि वह उसे निदेशक और अध्यक्ष के रूप में संबोधित कर रही है। कुछ नहीं, किसी ने उसे पहले कभी गंभीरता से नहीं बुलाया था। कुछ ही क्षणों बाद एक भारी भरकम आदमी सेक्रेटरी यांग आता है। वह जून को बताता है कि वह अब से उसके साथ रहेगा। जून उसके आकार से दंग रह जाती है और समझना चाहती है कि वास्तव में क्या हो रहा है। सेक्रेटरी यांग जून को आसानी से उठा लेता है और यह किसी को भी उनके बीच आकार में अंतर स्पष्ट है। और सचिव यांग कितने मजबूत और बड़े हैं। बार छोड़ने पर सचिव यांग ने उन्हें नीचे रखा और सचिव ने उन्हें सूचित किया कि वे जेवू जनरल अस्पताल जा रहे हैं। जून केवल इस बारे में सोच सकता है कि यह फ्लैशबैक कब तक चलेगा। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा क्षण है और जब वह उस कार को देखता है जिसमें वह बैठने वाला होता है तो वह पाता है कि यह एक बहुत पुरानी मर्सिडीज है और सोचता है कि यह मॉडल किस वर्ष जारी किया गया था। अपनी यादों को थोड़ा सा बदलते हुए उसे एहसास होता है कि उसने पहले कभी ऐसी कार नहीं चलाई थी और वह हमेशा इसका सपना देखता था, लेकिन अपनी वित्तीय क्षमताओं के कारण वह इसे कभी नहीं खरीद सकता था। वह उनकी ओर देखता है और उन्हें बताता है कि यह उसकी कार नहीं है। अपने प्रतिबिंब पर ध्यान नहीं देता कार की खिड़की में, लेकिन वह इसे एक पल बाद नोटिस करता है और उसने जो देखा उसकी पुष्टि करने के लिए अपना सिर घुमाता है। स्टीव यांग उसे बताता है कि वास्तव में यह उसकी कार नहीं है और मिस गिल बहुत दयालु हैं, लेकिन जून केवल कार की विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। कार की खिड़की में प्रतिबिंबित व्यक्ति, शरीर, चेहरा और यह रूप सभी जिन ह्यूनों के थे। फिर भी उन्हें समझ में नहीं आता कि उनके पास अब हुन सांग का चेहरा क्यों है और उन्हें याद है कि जब वह अमेरिका में पढ़ रहे थे तो वे उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके थे। वीजा संबंधी समस्याएं, और वह केवल इतना जानता था कि ह्यून की मौत एक बार में झगड़े के दौरान हो गई थी। जून का जन्मदिन हुन की पुण्यतिथि के साथ मेल खाता है, इसलिए वह स्टीव से पूछता है कि क्या आज 5 जनवरी है। वह इसकी पुष्टि करती है और पूछती है कि क्या वह थोड़ा होश में आने लगा है। जून खिड़की से बाहर देखता है और खुद को एक मूर्ति के सामने पाता है जिस पर मर्लिन का एक प्रसिद्ध दृश्य दर्शाया गया है, मोनो अपनी पोशाक के साथ। जून उसे काफी देर तक देखता है और यह समझने की कोशिश करता है कि वह किस युग में है और सड़क पर लगे संकेतों, दुकानों के बैनरों और अपने आसपास की हर चीज को देखता है, जिससे उसे एहसास होता है कि वह संभवतः 1998 के समय में वापस चला गया है। अस्पताल में युवावस्था में मरने वाले किसी व्यक्ति का शव। डॉक्टर उन्हें सूचित करता है कि एमआरआई स्कैन में कोई गंभीर चोट नहीं दिखाई देती है। सबसे अच्छा होगा यदि वह एक दिन के लिए अस्पताल में रहे। सचिव उसे बताता है, लेकिन जून जोर देती है घर जा रहा है क्योंकि उसे अपने विचारों को इकट्ठा करने के लिए एक शांत जगह की आवश्यकता है। वे किसी को बाहर से गुस्से में चिल्लाते हुए सुनते हैं कि यह क्या बकवास है वे कर रहे हैं। जून उस व्यक्ति को देखकर हैरान है जो अंदर आता है, जो हुनसांग के पिता निकलता है, जो समूह का प्रमुख जेवाइब ताता है। जून जो अब अपने बेटे के शरीर में है। अपने आप को देखो और अपनी दयनीय स्थिति को देखो। जून इस कठोर उपचार से स्तब्ध है। चेयरमैन जीन गुप्त एआर को संबोधित करते हैं और उससे पूछते हैं कि वास्तव में क्या हुआ और वह जवाब देती है कि सौभाग्य से उसके मस्तिष्क के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है। जेन क्रोधित हो जाता है और उससे कहता है कि उसने पूछा कि क्या हुआ, इसलिए उसे बताना चाहिए कि वास्तव में क्या हुआ। सचिव किम ने उनसे माफी मांगी और कहा कि उन्होंने दूसरे पक्ष को मुआवजा दिया है, इसलिए कोई मुद्दा या समस्या नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में प्रेस को कुछ भी लीक नहीं होना चाहिए और अगर अफवाहें फिर से फैली तो वह परिणाम भुगतने के लिए तैयार होंगी। अध्यक्ष जीन चले गए। गुस्से में दरवाजा बंद करते हुए स्टीव किम ने जून से कहा कि इसे दिल पर न लें और खुद को तनाव में डालने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब वह उसकी ओर मुड़ती है तो वह देखती है कि वह असामान्य रूप से शांत है और जो कुछ हुआ उससे अप्रभावित है। अपने सामान्य स्वभाव के विपरीत जून आकार समझता है कि वह क्यों हुआ, हमेशा से ही विद्रोही और चिड़चिड़ा था। अब उसे एहसास हुआ कि उसने अपने परिवार के बारे में बात करने से इनकार क्यों किया और उनसे जुड़ी हर चीज से नफरत करता था। जून अपनी जैकेट पहनता है और सचिव किम से कहता है कि अब वह घर पर आराम करना चाहता है। जून अपने शानदार घर में लौटने के बाद वह कपड़े बदलना शुरू कर देता है, कपड़े यह कहते हुए कि वह अंततः एक शांत जगह पर है जहां वह स्पष्ट रूप से सोच सकता है और जिस स्थिति में वह है उसे समझ सकता है। वह दर्पण में देखता है और अपने प्रतिबिंब पर विचार करना शुरू करता है। पाता है कि ये वास्तव में उसी वर्ष हुन की विशेषताएं हैं जब वह मर गया था और आश्चर्यचकित था कि क्या उसका असली शरीर अभी क्या कर रहा है। लेकिन जब वह घड़ी हटाता है तो वह आश्चर्यचकित हो जाता है। वह अपनी कलाई पर पाता है, सोचता है कि यह एक टैटू या कुछ और हो सकता है, लेकिन यह दिखने में अजीब है, लगभग एक इलेक्ट्रॉनिक चिप की तरह। अचानक एक सिस्टम विंडो उसके सामने प्रकट होती है जो बेहद पुरानी लग रही है।
जून हैरान रह जाता है और जो कुछ देखता है उस पर अविश्वास करता है, यह महसूस करते हुए कि यह वास्तव में एक पुरानी चीज है। एक पासवर्ड प्रविष्टि स्क्रीन, लेकिन एक बहुत पुराना संस्करण, विशेष रूप से होजंग की क्वांटम एन्क्रिप्शन इंटरफेस, जो उसे लगता है कि इसका केवल एक ही मतलब हो सकता है, और वह अतिरिक्त अनुसंधान के सिस्टम निदेशक को बताता है किम जून आईडी किम जून 001 पासवर्ड के 238 EA